हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत फिर आप सबका कोटा डॉट एजुकेशन पर। और हमारा पहला चैप्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब चैप्टर्स की आधारशिला है। सारे कंसेप्ट यहाँ अपन जितने अच्छे बिल्ड करते हैं उतना आगे के चैप्टर में हमें हेल्प मिलने वाली है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। इस चैप्टर को अपने को हर तरीके से अच्छा तैयार करना है, कंसेप्ट वाइज अच्छा तैयार करना है, लिखने का अभ्यास अपने को अच्छा करना है, अपने को न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे करने हैं। इन सब बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है। आपका 100% तैयारी होगी यहाँ पर, कुछ भी आपका शेष नहीं रहेगा और आप बिल्कुल कंफर्टेबली एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है ना, 12th का। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाने की और आपका सिलेबस कवर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा आवेशों के मूल गुण। एनसीईआरटी ने जो टॉपिक बनाए हैं उसमें आवेशों के मूल गुणों को अलग से डिफाइन किया है। देखो, सभी लेखकों का लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो मेरा उद्देश्य मैंने पहले बता दिया था आपको कि अपने को एनसीईआरटी को फॉलो करना है, क्योंकि स्टूडेंट भी यही चाहता है, वो अपनी जो टेक्स्ट बुक होती है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहता है। ठीक है ना। तो मेरा प्रयास यही है, और वीडियो भी वो नेट पे वही ढूंढता है जो उनकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हो। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक बनाने की कोशिश करी है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आवेशों के मूल गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज दे रखी है: आवेशों की योज्यता, आवेश संरक्षण का नियम और आवेश का क्वांटमीकरण। तो तीनों नियम अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? देखो, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, इसको समझने के पहले हमें अभी मैं परिभाषा और आपको यहाँ से एक्सप्रेशन समझाऊंगा। पहले अपन इसकी भूमिका बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें निकाय को समझना पड़ेगा। निकाय क्या होता है? निकाय का मतलब होता है ऐसा स्पेस जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल या वस्तुएं हों, उसको अपन निकाय कहते हैं। ठीक है ना। जैसे परिवार होता है, परिवार में एक सदस्य से परिवार नहीं बनता, उसमें एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं, तब उसको हम परिवार मानते हैं। ऐसे निकाय क्या होता है? समूह होता है कणों का, वस्तुओं का। ठीक है ना। तो यहाँ पर आवेशों का समूह लिया गया है, तो आवेशों का निकाय कहलाएगा वो। ठीक है ना। उसमें विभिन्न आवेश रहेंगे। तो यहाँ पर आवेशों की योज्यता का नियम क्या करेगी? उस निकाय का कुल आवेश ज्ञात करेगी। ठीक है ना। कुल आवेश कैसे निकालेंगे अपन, इसका तरीका बता रहे हैं यहाँ पर। या तो इसमें देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसके अनुसार किसी निकाय का संपूर्ण आवेश इस निकाय में विद्यमान विभिन्न आवेशों के बीजीय योग या अदिश योग से प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो, ये बीजीय योग शब्द जो आ रहा है, ये संख्या योग या संख्याओं की तरह योग कहलाता है। संख्याओं की तरह योग करना। फिजिक्स में आप जानते हो 2 तरह के योग होते हैं। एक तो होता है अदिश योग, एक होता है सदिश योग। अदिश योग होता है जिसमें अपन केवल उसकी मात्रा लेकर सीधा जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। संख्याओं के तरह, संख्या प्लस में हो माइनस में हो तो अपन क्या करते हैं? सीधा जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। और एक होता है सदिश योग। तो सदिश योग वहाँ करते हैं जहाँ सदिश राशियाँ आती है। हमारा आवेश अदिश राशि है, इसलिए इसका अपन बहुत आराम से योग कर सकते हैं। बिल्कुल संख्याओं की तरह योग कर सकते हैं, इसका जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। पर सदिश योग जहाँ आता है वहाँ जरूर हमें सावधान होना पड़ता है। वहाँ पर हमें उसके डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जब आएगा मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको। 11th में भी आपने पढ़ा है और यहाँ भी अपन उसकी चर्चा बहुत डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या कहना चाह रहा है ये, कि किसी निकाय में अगर मान लो एक से ज़्यादा आवेश है, बहुत सारे आवेश हैं उस निकाय में, तो उस निकाय का टोटल चार्ज कितना रहेगा, कुल आवेश कितना रहेगा। जैसे मान लो किसी पात्र में अगर मान लो विभिन्न प्रकार के नोट पड़े हुए हैं, 5 का, 10 का, 1 का, 2 का, ऐसे विभिन्न प्रकार के उसमें मान लो आपके पैसे रखे हुए हैं, तो आप उसके कुल पैसे निकालोगे तो क्या करोगे? आप उन सब पैसों का योग कर दोगे, आप जोड़ दोगे। ठीक है ना। और कुछ निकाल लिए उसमें से पहले तो घटा दोगे उनको, अगर मान लो पहले से आपने कुछ निकाल लिए तो इस तरह से हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं? उस कंटेनर में, उस पात्र में विद्यमान टोटल राशि ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने सीधा जोड़ दिया या घटा दिया। ऐसे आपको आवेशों के लिए करना है। जैसे मान लो आपके पास विभिन्न आवेश हैं किसी निकाय में, Q1, Q2, Q3, Qn। Qn का मतलब n का मतलब नंबर हो सकता है, 50 हैं, 100 हैं, ऐसे कितने आवेश हो सकते हैं। तो किसी निकाय में विभिन्न आवेश हैं आपके पास, Q1, Q2, Q3, Qn। तो निकाय का कुल आवेश क्या होगा? इन सब आवेशों को अपन जोड़ देंगे। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 सो 1 Qn। अब जोड़ते समय अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आवेश चिन्ह सहित लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आवेश को आपको चिन्ह सहित रखना है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है। ठीक है ना। तो ये आवेशों का योज्यता का नियम कहलाता है। तो इसको अपन ने देखो, परिभाषा को दोनों तरह से एक्सप्रेस किया है अपन ने। या डेफिनेशन भी अपन ने दी है कथन के रूप में, और फिर गणितीय रूप में भी इसको बताया है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं इससे संबंधित बताता हूँ ताकि आपका एक कंसेप्ट और अच्छा हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल है हमारे पास, देखो, माना किसी घन में
विभिन्न आवेश, किसी घन में विभिन्न आवेश -2 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम, 6 माइक्रोकूलाम और -3 माइक्रोकूलाम है, तब घन में कुल कितना आवेश होगा। ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हमने कहा है कि हमारे पास एक घन है, ठीक है ना, और उसमें विभिन्न तरह के आवेश रखे हुए हैं, -2 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम, 6 माइक्रोकूलाम, -3 माइक्रोकूलाम। तो घन में टोटल कितना चार्ज है, तो इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करेंगे, क्योंकि टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें आवेशों की योज्यता ध्यान रखनी है। आवेश सीधे जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, क्योंकि यहाँ पर 4 ही आवेश है तो 4 बार ही अपन जोड़ेंगे। अब सबको जोड़ देते हैं चिन्ह सहित, तो -2 माइक्रो, तो अपन यहाँ पर यूनिट है बाद में रखते हैं, तो अपन पहले यहाँ संख्याएं रखेंगे केवल, ये न्यूमेरिकल करने में आसानी रहता है इससे, ठीक है ना। -2 प्लस 5 प्लस 6 और -3, इनको टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो 11 माइनस हो गए 5, तो हमारे पास आ गया 6 माइक्रो कूलाम। तो उस घन में टोटल चार्ज अगर देखें अपन एक साथ, अगर पूरा चार्ज देखें तो वो 6 माइक्रो कूलाम है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, ठीक है ना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसमें अपने को किसी भी पात्र में, किसी भी निकाय में अपन टोटल चार्ज ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन अगला कंसेप्ट अपना लेंगे, आवेश संरक्षण का नियम। तो अगला अपना जो मूल गुण है वो है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण नियम क्या है ये अपन समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय में किसी प्रक्रिया के संपन्न होने पर निकाय का आवेश अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर विलगित निकाय जो है, इसका मतलब है कि उस निकाय पे अन्य निकायों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, उसके आसपास कोई निकाय नहीं होना चाहिए जिससे वह निकाय प्रभावित हो जाए। इसको बोलते हैं विलगित निकाय। जो भी प्रभावित होना है वह अपने निकाय के अंदर ही एक दूसरे जो पार्टिकल है एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, या आवेश जो है एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। बाहर से कोई बाह्य कारक ऐसा नहीं होना चाहिए जो उस निकाय को प्रभावित कर रहा हो, तो इसे बोलते हैं अपन विलगित निकाय। और इस निकाय में अगर कोई प्रक्रिया संपन्न होती है, कोई अगर प्रोसेस उस निकाय में संपन्न होता है, फिर भी निकाय का आवेश चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। निकाय का टोटल आवेश निकालेंगे अपन, तो प्रोसेस के पहले जितना था प्रोसेस के बाद भी उतना ही रहेगा। गणितीय रूप में अपन इसको कह सकते हैं Q इनिशियल बराबर Q फाइनल। एक छोटा सा मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ उसको समझाने के लिए, कि जैसे मान लो एक पात्र है, वापस मैं वही उदाहरण लेता हूँ, एक पात्र है और उस पात्र में मान लो 5-5 के 2 सिक्के हैं और 10-10 के मान लो 4 सिक्के हैं, ठीक है ना। तो टोटल रुपए अगर अपन वहाँ काउंट करें तो वो 50 रुपये हो गए, ठीक है। अब निकाय का इसका मतलब क्या हो गया, इसको अगर आवेशों के संदर्भ में समझे तो हमारे पास वहाँ पर 50 रुपये, मतलब निकाय का पहले का आवेश या पहले जो उसमें रुपए हैं वो जो है 50 रुपये हैं। अब हम क्या करें, उस डिब्बे को हिला देते हैं। हिलाने का मतलब अपन कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया के बाद अगर आप देखेंगे तो अब उसके अंदर कितने रुपये होंगे, अब भी उसके अंदर 50 रुपये होंगे। प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद भी निकाय में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। प्रक्रिया किसी भी प्रकार की हो सकती है। हो सकता है कि कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में बदल रहा हो, फिर भी क्या होगा, निकाय का टोटल आवेश चेंज नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल अपन अब यहाँ लेते हैं आवेशों के लिए ही, कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब टकराते हैं तो गामा किरणें बनती है। ये जो आपको E+ दिखाई दे रहा है ये पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की तरह है, इलेक्ट्रॉन का ही भाई है ये। तो इसमें फ़र्क ये होता है बस कि इसका आवेश तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, बस धनात्मक प्रकृति का होता है, और द्रव्यमान दोनों के बराबर होते हैं। और दोनों अगर मान लो मिलकर निकाय बना रहे हैं, कोई निकाय बना रहे हैं, तो इस निकाय में अगर इन दोनों के बीच में कोई टक्कर होती है तो उससे गामा किरणें बनती है। अब हम देखते हैं कि इनिशियल कंडीशन, मतलब इस प्रोसेस के पहले जब गामा किरणें बनती है, उस प्रोसेस के पहले इस निकाय का टोटल चार्ज कितना है और प्रोसेस होने के बाद कितना चार्ज है, ये हम देखते हैं इस निकाय में। फिर निकाय वही है, निकाय में पहले ये दोनों हैं और निकाय में बाद में गामा किरणें बन जाएगी, उन्हीं दोनों से मिलकर गामा किरणें बन जाएगी। तो पहले का चार्ज कितना होगा, तो अपन Q इनिशियल अगर यहाँ निकालते हैं, Q इनिशियल पहले का चार्ज, तो निकाय का चार्ज मतलब दोनों का मिला के चार्ज, निकाय का मतलब दोनों का अपने को जोड़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज जोड़ेंगे अपन तो वो आएगा हमारे पास, और पॉजिट्रॉन का जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 19, और टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो गया। तो निकाय का पहले का जो चार्ज है टोटल वो 0 है।
अब गामा किरणों का निकालें अगर अपन, तो गामा किरणों का जो होता है, गामा किरणें निरावेशित होती है, गामा किरणों पे कोई चार्ज नहीं होता है, निरावेशित होती है, उनका भी टोटल चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप देख लो यहाँ पर क्यू इनिशियल बराबर क्यू फाइनल है, मतलब निकाय में पहले जितना आवेश था प्रोसेस हो गई, लेकिन नई चीज़ बन गई, फिर भी आवेश का मान चेंज नहीं हुआ है, तो इसे ही बोलते हैं अपन आवेश संरक्षण का नियम। तो किसी भी निकाय में विद्यमान आवेश अगर बाह्य कारक वहाँ प्रभावित नहीं कर रहा है तो उस निकाय में आवेश का हमेशा संरक्षण होता है, चाहे कितनी प्रक्रिया वहाँ संपन्न हो जाए, कितना ही टाइम एक्सपेंड हो जाए, प्रक्रिया किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है ना, कोई टकरा कर कोई नई चीज़ बनने की हो सकती है, टाइम के साथ कोई चेंज आ रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया संपन्न हो रही हो, पर वहाँ पर निकाय का टोटल आवेश चेंज नहीं होता है। पर्टिकुलर हो सकते हैं, मतलब निकाय में जो सदस्य हैं उनके अंदर चेंज आ सकते हैं, पर ओवरऑल निकाय को देखेंगे आप तो निकाय में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगला टॉपिक लेते हैं अब अपन, सॉरी पहले अपन को कुछ क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। आवेश संरक्षण का कंसेप्ट अच्छा समझने के लिए एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं। यहाँ पर एक नाभिकीय अभिक्रिया में हमें आवेश संरक्षण समझाना है। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन कि निम्न नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश संरक्षण को समझाइए। तो नाभिकीय अभिक्रिया क्या है कि यूरेनियम 238 जो है वह टूटकर थोरियम 234 और हीलियम बन जाता है। अब आप देखो यहाँ पर कि ऊपर वाली जो संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है और नीचे जो संख्या होती है वो प्रोटॉन संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर इसमें 92 प्रोटॉन है, इधर 90, इसके पास 2 प्रोटॉन है। तो हमें देखना है कि पहले निकाय में कितना चार्ज था टोटल और बाद में कितना है। तो यहाँ चार्ज किस रूप में देखा जाएगा, यहाँ चार्ज देखा जाएगा प्रोटॉन का चार्ज या इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि चार्ज दोनों, किसी भी तत्व में चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है या प्रोटॉन के पास होता है। तो हम यहाँ पर प्रोटॉन का ले लेंगे क्योंकि अपने पास 92 जो है वो प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है ना। तो इसी से अपन समझा देंगे इस बात को यहाँ पर। तो अपन पहले का चार्ज निकालते हैं। तो क्यू इनिशियल कितना होगा, देखो प्रोसेस के पहले, ये मतलब प्रोसेस का मतलब ये बनने के पहले, निकाय में पहले यही है, तो इसका चार्ज कितना होगा। तो क्यू इनिशियल चार्ज अगर अपन निकालेंगे तो वो 92 ई के बराबर आएगा। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश, उसकी वैल्यू है ये, ठीक है ना। तो 92 प्रोटॉन के बराबर हो गया है। अब अगर बाद का निकालें अपन क्यू फाइनल, तो बाद में देखो निकाय ये टूटकर इन दोनों में ये यूरेनियम टूटा और थोरियम और हीलियम बन गया, तो अब निकाय में दोनों हो गए, ठीक है ना। तो इसके दोनों का निकालेंगे अगर अपन तो 90 ई तो हो जाएगा थोरियम का और 2 ई, ये 2 ई, ठीक है ना, हो जाएगा हीलियम का। तो टोटल हमारे पास ये भी हो गया 92 ई। तो आप देखिए कि पहले जो था आवेश निकाय में प्रोटॉन या फिर जितने प्रोटॉन थे वो 92 ई थे, और इसके बाद अगर प्रोटॉन का अपन चार्ज देखें, प्रोटॉन का बाद में चार्ज देखें, तब भी 92 ई के बराबर ही है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आवेश का संरक्षण हो रहा है। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास हो गया। एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 3, और वह है हमारा बहुत फेमस एग्जाम्पल जो अपन शुरू से इस चैप्टर को समझते आ रहे हैं, कांच की छड़ व सिल्क का कपड़ा। क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछा जाता है कि कांच की छड़ व सिल्क के कपड़े के प्रयोग में आवेश संरक्षण को समझाइए, ठीक है ना। तो कैसे समझाएंगे, देखो कथन के रूप में समझाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, देखो कांच की छड़ और सिल्क का कपड़ा जब अपन लेते हैं तो उसमें प्रक्रिया अपन मानेंगे घर्षण की, कि घर्षण की प्रक्रिया के बाद जो आवेश आएंगे और घर्षण के पहले जो आवेश है वो अपने को देखना है यहाँ पर। तो आपके पास निकाय में 2 चीज़ है, आपके पास कांच की छड़ और सिल्क के कपड़े का निकाय है। अब आप घर्षण के पहले आप दोनों का चार्ज देखो, तो घर्षण के पहले अगर अपन देखेंगे क्यू इनिशियल, ठीक है ना, तो क्यू इनिशियल क्या आएगा, कांच की छड़ का भी 0 होगा और सिल्क के कपड़े का भी 0 होगा, क्योंकि शुरू में दोनों उदासीन रहते हैं, ठीक है ना। शुरू में कांच के कपड़े पर, सॉरी कांच की छड़ पे भी कोई आवेश नहीं आता है और सिल्क के कपड़े पर भी कोई आवेश नहीं आता है, दोनों उदासीन होते हैं, इसलिए क्यू इनिशियल का मान 0 रहेगा, टोटल अपने पास 0 आ जाएगा। और बाद में अगर हम निकालेंगे तो बाद में क्या होगा, देखो जब आप दोनों को रगड़ देंगे, दोनों को आपस में रगड़ देंगे, तो इसमें क्या सिद्धांत होता है, रगड़ने में जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से सिल्क के कपड़े पे जाएंगे उतना ही उस पर ऋणावेश आएगा। जैसे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन ने कांच की छड़ को छोड़ा तो 10 इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, सिल्क के कपड़े को मिलेंगे। तो जितना ऋणावेश सिल्क के कपड़े पे होगा उतना ही तुल्य धनावेश कांच की छड़ पे होगा। तो अगर अपन बाद की बात करें, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, अगर अपन बाद की बात करें तो क्यू फाइनल जो होगा वह -q + q। -q का मतलब मान लो कि -q तो है सिल्क के कपड़े पर और उतना ही तुल्य धनावेश कांच की छड़ पे आ जाता है।
इसमें रूल है भाई कि जितना आवेश एक वस्तु पे आएगा दूसरे पे भी उतना ही आएगा, बस दोनों अपोजिट साइन के होंगे। तो टोटल चार्ज अब भी क्या रहेगा, निकाय का जीरो रहेगा। तो निकाय का टोटल चार्ज जो है पहले भी जीरो था और प्रोसेस घर्षण की प्रोसेस होने के बाद भी जीरो ही है। तो ये उदाहरण भी हमें समझा रहा है कि इस तरह से निकाय आवेश संरक्षण नियम का पालन करते हैं। निकायों में चेंज आ जाता, निकाय के अंदर चेंज आ जाता है, फिर भी आवेश की टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। देखो पर्टिकुलर चेंज हो सकती है, पर्टिकुलर में तो चेंज हुआ है। पर्टिकुलर में कांच की छड़ की अगर देखें तो कांच की छड़ पे पहले जीरो आवेश था, ठीक है ना, और बाद में प्लस क्यू हो गया। तो उस निकाय के अंदर जो है उनके अंदर उनका आवेश चेंज हो सकता है, पर ओवरऑल पूरे निकाय का चेंज नहीं होता है। इसको अपन संरक्षण नियम बोलते हैं। जैसे आपने 11वीं क्लास में संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा है, वो भी इसी तरीके से होता था। तो उम्मीद है आपको ये आवेश संरक्षण का नियम समझ में आया होगा। अब मैं अगला अपना जो मूल गुण है आवेश का क्वांटीकरण लेता हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप बहुत ध्यान से समझें। तो अगला अपना मूल गुण है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और सभी मूल गुणों में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसके एनसीईआरटी में हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो आप ध्यान से समझें। कथन अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले कथन है हमारा, किसी वस्तु पर विद्यमान आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब अब जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो देखो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन इससे लिए जाते हैं। तो आपको ये सोचना है यहाँ पर कि सबसे छोटी इकाई क्या होगी जिसको आप ले या दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये माना गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पूरा लिया या दिया जाना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा लेन देन होना संभव नहीं है। जैसे आप मान लो मुद्रा में अगर आप आज के समय में सोचें तो 1 रुपया मुद्रा की सबसे छोटी इकाई माना गया है, ठीक है ना। आप किसी को अगर पैसे का लेन देन करना चाहते हो तो कम से कम 1 रुपये की फॉर्म में तो आपको उसको रुपयों का लेन देन करना ही पड़ेगा। 1 रुपये से कम का आप लेन देन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उसके लिए बेकार हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जब इस पर चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन कम से कम पूरे पूरे एक एक इलेक्ट्रॉन का आना जाना जरूरी है। अब आप ज़्यादा चार्ज करना चाहते हो तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ। तो कहने का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन की इसमें काउंटिंग होगी। अगर ज़्यादा चार्ज करोगे तो आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे। जैसे आपको 10 इलेक्ट्रॉन लाने हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो काउंटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे, फ्रैक्शन के रूप में नहीं आ जा सकते। ऐसा नहीं कि आपने 3.5 इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर लिया, 3 पूरे आ गए, आधा आधा फिर आ गया, तो आधा इलेक्ट्रॉन होना संभव नहीं है। इसी बात को ये बता रहा है यहाँ पर पूर्ण गुणज, कि किसी वस्तु पर जब आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग के रूप में आता है, गिनती के रूप में आता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने लिए या दिए हैं। इसी को अगर अपन मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो किसी वस्तु पर अगर क्यू आवेश आता है तो क्यू बराबर एन ही होता है। एन क्या है, वो संख्या है जिसको आपने लेन देन किया है। मतलब त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, आपने कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए हैं। और एन यहाँ पूरा पूरा नंबर रहेगा, पूर्णांक संख्या रहेगा, क्योंकि अपन जानते हैं फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, नियम के अनुसार फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। इसी को बोलते हैं क्वांटमीकरण। क्वांटा जो शब्द है वो क्या करता है, सबसे छोटी इकाई को बताता है कि सबसे छोटी इकाई आप क्या लेन देन करोगे। जैसे डोल्टन नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, परमाणु का आगे फर्दर डिवाइड उसको अपन नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पर आवेश का जो सबसे छोटा क्वांटा माना गया है, सबसे छोटी इकाई जो मानी गई है वो इलेक्ट्रॉन मानी गई है। इलेक्ट्रॉन से कम आवेश का आप लेन देन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखें आप, इसी से अपन संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। क्यू बराबर एन ई, यहाँ पर एन पूर्णांक संख्या है जो वस्तु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से निकाली जाएगी। चलिए आगे अपन न्यूमेरिकल करते हैं। हमने हमारा न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6। न्यूमेरिकल है, क्या किसी वस्तु पर 7 × 10⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है। हमें पता लगाना है कि किसी की बॉडी को हम इतना चार्ज कर सकते हैं क्या, इस आवेश से चार्ज कर सकते हैं क्या। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इस आवेश से चार्ज करने पर जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है कहीं वो फ्रैक्शन में तो नहीं हुआ है। मतलब हमें एन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अगर एन की वैल्यू पूर्णांक आ जाती है तो हम कहेंगे कि आवेश दिया जा सकता है, और एन की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आती है तो हम कहेंगे कि इस तरह का आवेश देना संभव नहीं है। तो चेक करते हैं अपन। हमारे पास क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है क्यू बराबर एन ई। तो क्यू की वैल्यू हम लेंगे, कितना चार्ज करना चाहते हैं हम, 7 × 10⁻18 कूलाम से, और एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश। यहाँ पर आवेश की वैल्यू लेनी है, उसके नेचर से मतलब नहीं है। तो एन की वैल्यू हम निकालेंगे तो 7 × 10⁻18 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻19। तो कुल मिला के एन की वैल्यू अगर अपन हल करेंगे तो 700/16 आएगी। अब देखो यहाँ पर 700/16 है जो एक फ्रैक्शन है, मतलब पूरा पूरा नंबर नहीं है। इसका मतलब एन
पूर्णांक संख्या से बिलोंग नहीं करता है। जेड का मतलब पूर्णांक संख्या से बिलोंग नहीं करता है, पूरा पूरा नंबर नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमने फ्रैक्शन में, अगर इतना चार्ज लाना है तो इलेक्ट्रॉन को आपको फ्रैक्शन में लेना या देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा संभव है ही नहीं, वो क्वांटाइजेशन का जो रूल है उसका विरोध हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ऐसा आवेश वस्तु पर लाना संभव नहीं है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल है हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4। देखो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, किसी पदार्थ पर 16 माइक्रोकूलाम आवेश है, मतलब उस पदार्थ पर 16 माइक्रोकूलाम का आवेश है, तब इस पदार्थ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। आप जानते हो कि अगर पदार्थ पे 16 माइक्रोकूलाम का धन आवेश आता है तभी उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हमने निकाले। तो जो संख्या है इलेक्ट्रॉन की वो आपसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं जो हमारा फॉर्मूला है Q बराबर एन ई, उसमें एन क्या है, निकाले गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो हमें एन को यहाँ फाइंड करना है, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, आंसर अपन करते हैं Q बराबर एन ई। चार्ज हमारे पास कितना है, 16 माइक्रोकूलम, तो 16 गुणा 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, ठीक है ना। एन का हमें पता लगाना है, और ई क्या है, आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा। तो एन बराबर हो जाएगा 16 गुणा 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब इसको जब आप हल करेंगे तो पावर्स के रूल के अनुसार माइनस गुणने से ऊपर जाके प्लस गुणने से हो जाएगा। तो पूरा हल करने के बाद ये 10⁻14 आएगा। 10⁻14 जो है इलेक्ट्रॉन जब हम वस्तु से निकालेंगे तब वस्तु पर 16 माइक्रोकूलम आवेश आएगा। अगर इसके डेटा पे अपन विचार करें तो आप देखो कितनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। एक के पीछे आपको 14 बार शून्य लगानी पड़ेगी। इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तब वस्तु पर 16 माइक्रो का मतलब बहुत कम आवेश आ रहा है। तो आप देखो कि किसी वस्तु को चार्ज करने में कितनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इक्वेशन उस बात को भी बता रहा है, ठीक है ना। तो ये अपना न्यूमेरिकल हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। तो हमारा अगला न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5। देखो इसके अनुसार क्या पूछ रहा है अपने से कि एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर इस पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम ऋणावेश आ जाता है। इस प्रक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। तो यहाँ पर जब आवेश आएगा तो इलेक्ट्रॉन उसको मिलेंगे, ऋणावेश आएगा तो क्या इसमें द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो अपना द्रव्यमान लेके भी आएंगे, तो द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हमें एन पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। एन अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए या दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो हमारा फॉर्मूला है Q बराबर एन ई। इतना चार्ज हमें लाना है, तो इतना चार्ज मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 × 10⁻⁷। साइन का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर केवल मात्रा वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैं यहाँ पर ऋणावेश का साइन काम लेके नहीं चल रहा हूँ। फिर यहाँ पर अपन ई का मान रख देंगे। तो इससे अगर अपन एन की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 30/16 गुणा 10⁻12। तो इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं इतना ऋणावेश लाने के लिए। अब कितना द्रव्यमान आया, इलेक्ट्रॉन आएगा तो द्रव्यमान लेके आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान लेके आता है 9.1 × 10⁻31, और इतने इलेक्ट्रॉन आए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिए। तो दोनों को गुणा कर देंगे तो टोटल स्थानांतरित द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा। तो इसको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा एम बराबर एन × एम ई। एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है और एम ई एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इसको कैलकुलेशन कर लोगे आप तो इतने kg में आपके पास स्थानांतरित द्रव्यमान हो जाएगा। तो आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। फिर एक नए टॉपिक के साथ अपन अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।